देखें भाई, एक आदमी जिसकी ट्रेनिंग ही नहीं है टैक्स कलेक्शन की, जी। उसको आप बिठा देते हैं एज ए टैक्स ऑफिसर। 6 माह में उसने क्या अकाउंटिंग, क्या टैक्स और क्या लॉ सीखा होगा। जी। आप एक ऐसे वकील जिसने 21 पेपर देके वकालत पास की, एक ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसके पास एक रिगरस ट्रेनिंग भी है और उसकी अकाउंटिंग और टैक्स की नॉलेज भी पूरी है, जी। आप उनको क्यों नहीं एफबीआर में बिठाते? आपने एससीसीपी का एक इदारा बनाया, आपने कहा जी हमने किसी नॉन प्रोफेशनल आदमी को नहीं लेना। ये आपने वहां पे शुरू किया सन 2000 में। आज 2019 में एससीसीपी में जो भी आदमी बैठा है उसको पता है कि वो क्या काम कर रहा है। करप्शन वहां पे खत्म है, हर चीज वहां पे स्ट्रीमलाइंड है, लोग अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह निभा रहे हैं। एफबीआर में से करप्शन ना खत्म होने की वजह क्या है कि जो लोग यहाँ पे ऑफिसर्स आ रहे हैं वो इंस्पेक्टरों के हाथों में खेल रहे हैं। इंस्पेक्टर उन्हें जैसे खिलाना चाहते हैं, जैसे नोटिस बनाना चाहते हैं, जैसे ऑर्डर कराना चाहते हैं, वैसे हो रहे हैं। फैसल साहब, जो आपका जो एमनेस्टी थी नाकामी का वजह यही थी। देखिए बात समझे, एक लेडी ऑफिसर आती है जो डॉक्टर है, ठीक है, उसको इंस्पेक्टर नोटिस बना के देता है, उसने क्या टैक्स कलेक्ट करना है? जिस बंदे को नोटिस कोई बना के दे रहा है, जिसको ऑर्डर शीट नहीं लिखनी आती, क्या वो एफबीआर को चला सकते हैं? ये दायरा फौरी तौर पे अबॉलिश करके एक प्रोफेशनल्स का दायरा बनना चाहिए, इनलैंड रेवेन्यू, जिसमें ये बकायदा बार लगा दी जाए कि लिटिगेशन के लिए लॉयर होंगे, ऑडिट और अकाउंट्स के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, एसीसी होंगे, सीएमए होंगे। वो लोग आएंगे जिनको एक प्रॉपर तनख्वाह दी जाए और उन पर जिम्मेदारी डाली जाए और फिर उस जिम्मेदारी का उनसे हिसाब लिया जाए। आप कहते हैं, मैंने आपके इसी प्रोग्राम के तवज्जुह से कहा था, लाहौर से जितनी टैक्स कलेक्शन होती है ना आज की डेट में, वो एफबीआर वाले एक साइड पे कर दे, उसके ओवर एंड अबव जो होगी उसका 25% मुझे दे दे, लाहौर का एफबीआर मेरे वाले करते हैं। बिल्कुल सही बात नहीं तो आपको मैं उसकी कलेक्शन 4 गुना खुद करके दिखाता हूँ, बिल्कुल ठीक है, बगैर किसी हरासमेंट के करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं इनसे तनख्वाह नहीं मांग रहा, मैं हुकूमत से कोई तनख्वाह नहीं मांग रहा, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसर तनख्वाह लेते हैं। और मैं कहता हूं मैं अपनी कलेक्शन का 25% लूंगा, मैं उसमें से अपने अफसरों को पैसा दूंगा। ये हुकूमत के लिए बहुत अच्छी ऑफर है। लेकिन फैसल इकबाल खान साहब, अगर एमनेस्टी स्कीम को चेक एंड बैलेंस रखने के लिए टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट के दरमियान अगर चार्टर अकाउंटेंट फर्म किसी को या लॉ फर्म को वो कमेटी बना दी जाए, वो नाकाम हो चुका है जनाब। पहले इन्होंने ऑडिट के लिए ऑडिट फर्मों को लेके आए, ऑफिसर्स उन ऑडिट फर्मों को चलने नहीं देते, क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन किसने करना था? टैक्सेशन अफसर ने। ऑडिट फर्म ने तो रिपोर्ट बना के उसको दे देनी थी। यार देखें बात, आप फिर गलत पासे जा रहे हैं। आप एमनेस्टी ले आए, आप जो मर्जी लॉ ले आए, जब तक कलेक्टर खुद अकलमंद नहीं है, उसको अपने काम का नहीं पता, आप कलेक्शन नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात जी। पहली बात तो ये है कि सीप और इसका कंपैरिजन बनता नहीं है। जी यहाँ फाइनेंशियल डीलिंग है। नहीं वो और बात करें, आप गलत बात करें। एससीसीपी की जो मैं मिसाल दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ, नहीं मैं सिर्फ प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल की मिसाल दे रहा हूँ। आप एक डॉक्टर को कैसे एफबीआर में बिठा सकते हैं? उसकी बात करता हूँ। पहली बात यह है कि, दूसरी बात यह है कि जहां तक बात है कि प्रोफेशनल टेक्नोक्रेट होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। जब यहाँ चार्ट अकाउंटेंट होंगे, यहाँ लायर होंगे, इकोनॉमिस्ट होंगे, ट्रेड के लोग होंगे और साथ ये भी लोग होंगे, मिक्सचर होगा तो प्रोडक्टिविटी और कलेक्शन हर चीज बहुत बढ़ेगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि ये एक्सपीरियंस करना कि एफबीआर को खत्म कर दें, ये बिल्कुल गलत है मेरे ख्याल में। इसलिए कि पहले हमने 79 वाला ऑर्डिनेंस सुन लेना, 79 वाला ऑर्डिनेंस आया था, मैच्योर हुआ तो हमने कहा खत्म कर दें। लेकिन उसमें 26 लाख गोशवारे जा चुके थे सर, उसमें नया आया तो 15 साल में पता ही लगा ये क्या है। अभी आया नहीं था तो 250 अमेंडमेंटें आ गई, तो अभी तक हम इसको भुगत रहे हैं। इस एफबीआर का क्या रहा है इस वक्त? आपने सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था, उसको बनाया फंड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, आप फिर अदारा खत्म करके इसी एक्सपीरियंस में आप अगले 5 साल फिर गुजर जाएंगे। मैं आपको कह रहा हूँ इस इदारा यही रखे, प्रोफेशनल हायर करें, इन लोगों को, डॉक्टरों को, इंजीनियर्स को, आर्किटेक्ट्स को निकालें। आप कह रहे हैं इनको स्टिल रखें,
रखें, इनको रखने से क्या फायदा? आप फिर कंपटीशन नहीं, वो पता चलेगा चार्ट अकाउंट का भी होगा, इनको इनके फील्ड्स में भेजे, जो डॉक्टर है वो जाके अस्पतालों में बैठे। जो बंदा 20 साल एफबीआर में, नहीं वो बिल्कुल गलत है जी, उसका एक्सपीरियंस बहुत है, उसको आप मैच्योर भी है, शख्स जानते हैं, प्रोफेशनल भी है बीच में। प्रोफेशनल भी यार वो 20 साल वाले से एक यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बेहतर है। जिन्होंने पुरानी 20 साल आपकी सर कुछ नहीं, कुछ एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं हमें जीरो कर देना चाहिए एक चीज को। इतने सालों से वो भी काम कर रहे हैं। मंशा साहब बात नहीं, आप एक इररिलेवेंट प्रोफेशनल से क्या चलाएं? आप बिल्कुल देखे ना, एनवायरमेंट को, लॉ को बदलने को और टीम को बदलने में बड़ा फर्क है। मंशा साहब एक इररिलेवेंट बात कर रही है, लॉ बदलना गलत था, टीम बदलना गलत नहीं है। का इस्तेमाल भी तो गलत होता है ना, देखिए इस्तेमाल गलत होता है ना, वो जिसको भी देंगे आप मिक्सचर दें, जब मिक्सचर होगा कंपटीशन होगा, वो भी ब्यूरोक्रेट भी होगा, चार्ट अकाउंटेंट भी होगा, एसीएमए भी होगा, लीगल लॉ वाला भी होगा, कानूनिस्ट भी होगा। फिर आप उनकी जजमेंट करें कि कौन किसके रेवेन्यू ज्यादा है, किसकी असेसमेंटें बहुत अच्छी हैं, किसकी अपील में टिकती हैं, किसकी नहीं टिकती, फिर आपको कंपटीशन फंडामेंटल राइट के खिलाफ तो नहीं बनते कोई भी, वो तो मैं इस प्रोग्राम की तवज्जुह से बताता हूँ। डॉक्टर आजम है इस फैसलाबाद में कमीशन, नाम लेके बता रहा हूँ, आप फैसलाबाद के किसी टैक्स पेयर को पूछ लें कि उस आदमी ने बेड़ा गर्क किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। नहीं, ये जितने इररिलेवेंट प्रोफेशनल है इन्हें काम ही नहीं पता। ये मंशा साहब की ख्याल है 20 साल में काम आ गया। मैं 4 जनरेशन से इसी पर्टिकुलर एफबीआर को देख रहा हूँ। ख्वाजा साहब टाइम कम है, मामून साहब 7 लाख असद उमर साहब वजीर खजाना काफी अरसे से बयान दे रहे हैं, कई दफा वो बयान दे चुके हैं। 7 लाख लोगों की लिस्ट हमारे पास मौजूद है, डाटा मौजूद है। क्या ये एमनेस्टी स्कीम अगर कोई लाना चाहते हो, कोई पैकेज लाना चाहते हैं, कोई 7 लाख लोगों को लाना चाहते हैं, कोई टैक्स बेस को, बाकी हुकूमत चाहती है टैक्स बेस या टैक्स नेट बढ़े? मैं सर बात आप अपनी समराइज करने से पहले एक छोटी सी बात दोनों सीनियर्स की कहूँगा। बात रिकमेंडेशंस दोनों की बहुत वैलिड है जी कि ये एक्सपर्ट टीम नहीं है। मैं बीइंग लॉयर सन, टैक्स कंसल्टेंट सन, मैं ये वसूख से कहता हूँ कि मैं तो चले अपने फादर से तो मैं जूनियर ही था, मगर जब उनके भी सीनियर से मैं जाके मिलता हूँ कमिश्नर से, तो उनको नॉलेज नहीं होता, बहुत लोगों को नहीं होता, बहुत से बिल्कुल बहुत इक्विप्ड होते हैं, बहुत इक्विप्ड होते हैं, मगर वो जिस तरह फैसल भाई कह रहे हैं कि बिल्कुल ही एकदम इसको कर दिया जाए, ये भी इम्प्रैक्टिकल है, बिकॉज ये फेज आउट से ही होगा, इट विल टेक वेरी आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि इनको भी कहीं पर एडजस्ट करना है। दूसरी बात सर, अगर ये जो एमनेस्टी स्कीम और ये टैक्स बेस को ब्रॉडन करने की बात हम करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हमें बिजनेस जनरेटिंग यूनिट्स देखने होंगे, उनको आइडेंटिफाई करके उनको टैक्स नेट में लाना, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं सैलरीड पर्सन और स्मॉल टैक्स पेयर को निकाल दें तो बहुत से इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उन्होंने टैक्स नंबर नहीं लिए हुए, छोटे छोटे कारखाने हैं, चल रहे हैं, अच्छा खासा काम करते हैं, कैश बेसिस पे कर रहे हैं, टैक्स नेट में नहीं है। अवेयरनेस कोई स्कीम निकालनी पड़ेगी। मैंने इसमें एक रिटन रिकमेंडेशन दी हुई है कि आप एक कॉन्सेप्ट निकालें, मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से, कि ड्रोन इंस्पेक्टर्स का एफबीआर शुड गो इनटू द कमर्शियल प्लेसेस, ड्रोन के साथ तस्वीर ली जाए, गूगल मैपिंग हो। गूगल मैपिंग आज एक्साइज एंड टैक्सेशन से हो रही है, बिजनेसेस गूगल मैपिंग हो रही है, यहाँ तक कि आपके नोटिसेस अभी करंटली जो यंग आ रहे हैं यूडीसीज एंड इंस्पेक्टर, वो गूगल से एड्रेस निकाल लेते हैं, जो एड्रेस नहीं मिल रहा, जो नोटिस बार बार वापस आ रहा है, वो गूगल से एड्रेस निकाल के उसको राइट बंदे को भेज रहे हैं। तो गूगल मैपिंग, इनका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ड्रोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जहां फोटोग्राफिक एविडेंस चाहिए वहां लेनी पड़ेगी। हफीज सेंटर और बड़े बड़े कमर्शियल एरियाज जैसे लोग जहां पे कॉन्सेप्ट नहीं है सर टैक्स का, वहां जाना पड़ेगा और वहां से उनसे टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, उनको नेट में लेके आना पड़ेगा। तो ये बहुत जल्दी करना पड़ेगा। मेरा प्रपोजल यही है कि बिजनेस जनरेशन यूनिट्स, इलेक्ट्रिसिटी वाले जो इदारा है, गैसकोस, गैपकोस, जो इनके पास इंफॉर्मेशन है कौन सी यूजेज हो रही है, कमर्शियल हो रही है, इंडस्ट्रियल हो रही है, उनको टैक्स नेट में लेके आए, उनके पीछे भागें और अवेयरनेस से आराम से लेके आए, उसके बाद फिर सख्ती करें और रिटर्न विद टैक्स का कॉन्सेप्ट, टैक्स कल्चर कॉन्सेप्ट, रिटर्न विद टैक्स। मंशा साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, फैसल इकबाल ख्वाजा साहब टाइम कम है, जो 80% इकॉनमी अनडॉक्यूमेंटेड है, उसको अगर 20% पे भी हम हुकूमत कामयाब हो जाती है, 40% पहले 20% या 20% और उसको कर लेती है, तो उसकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। एक तजवीज़ देखिए जी, पार्ट 4 सेकंड शेड्यूल है जो मंशा साहब ने फरमाया, और वही मैं कह रहा हूँ कि आप उसमें जाके एक प्रोविजन डालें कि जी जो बंदा एक इन्वेस्टमेंट लेके आएगा, नया कारोबार शुरू करेगा, उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को हम प्रॉप नहीं करेंगे, उसके लिए एमनेस्टी स्कीम देने की जरूरत ही नहीं। ठीक है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये देखे ना, एक नया ब्रेन है कि उस गूगल मैपिंग प्लस
देखें अभी एलडीए में नया काम शुरू हुआ है, आप घर में आज नाजायज तजावुज़ात बनाएं, 3 दिन बाद आपके घर पे रेड हो जाएगी। वो क्या करें, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। इस वक्त जहाँ जहाँ नई कंस्ट्रक्शन हो रही हैं उसको ट्रेस करते हैं और ट्रेस करके वहाँ पे छापा मार देते हैं। हम एफबीआर में क्या करना चाहिए हमें कि जो बिजली के बिल हैं और बैंक का रिकॉर्ड है, इसको बेस बना के हमें नए टैक्स पेयर ढूंढने। बिल्कुल ठीक है मंशा साहब, सर जो पेंडिंग मसाइल है उनके हवाले से थोड़ी आपने तस्वीर सर देनी है। जैसे नहीं देना चाहता हूँ, ये गूगल मैपिंग और टेक्नोलॉजी और ये जो डाटा लेस्को का है, दूसरे ये स्कैटर्ड डेटा है। सबसे बेस्ट जो है, क्योंकि हमारी कैपेसिटी जो है एफबीआर की बहुत थोड़ी है, तो उसमें सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि वो सेक्टर वाइज एनालिसिस करें। जैसे रियल स्टेट का है सेक्टर, तो उनके लोग देखें कौन से अनडॉक्यूमेंटेड है, कौन से नहीं है। सेक्टर वैसे भी बैठा हुआ है, जो भी सेक्टर्स हैं सेक्टर वाइज एनालिसिस करें, तो उनके पास सेक्टर की एलोकेशन है जो देखेंगे इसमें ये है, इसमें ये, उसमें देखेंगे इस सेक्टर में कौन से हैं और कौन से नहीं है। तो जो नहीं है उनको उसको लेके आए। सेक्टर वाइज करेंगे तो उनका स्कोप लिमिटेड हो जाएगा, और इस तरह स्कैटर्ड काम करेंगे, ढूंढते फिरेंगे, बाद में निकलेगा ये बिजली का बिल आया इसका, वो ऑलरेडी कहीं और टैक्स होता है यहाँ पे जगह पे। तो इसको ओवरऑल स्कोप को लिमिटाइज करें, लिमिटाइज करके अपनी एफर्ट ज्यादा करें, और हर सेक्टर में जो अनडॉक्यूमेंटेड है या नॉन फाइलर है उसको फाइलर में ले आए। तो सेक्टर कोई 20, 25, 30 बन जाएंगे, तो सेक्टर वाइज एनालिसिस करें तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ऑन ए लाइटर नोट, मैं आपको फिर वही सजेशन दूंगा कि लाहौर की एफबीआर का चेयरमैन मंशा साहब को बना, ठीक है, यू विल सी ए बेटर रिजल्ट, ए बेटर टीम, ए बेटर विजन, ए बेटर प्लान। अगर एमएनएसटी स्कीम हुकूमत लाना भी चाहती है तो ऐसे चार्टर अकाउंटेंट फर्म या लॉ फर्म को उसको चेक एंड बैलेंस के लिए रखें, शायद वैसे बेहतरी आ सकती है। अगर लाना है तो इसको बैलेंस होनी चाहिए, जिसमें नए भी आए और पुरानों को भी इंसेंटिव हो। और यूजुअली जो इसको बेस्ट इसका जो बेनिफिट लेता है वो इन्वेस्टर लेता है। बहुत बड़े बड़े बिग बिजनेस हाउसेज जो होते हैं वो फ्यूचर की भी इन्वेस्टी कर लेते हैं। वो देखते हैं कि हमने आगे इतनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टी 2% वाली आई है, फ्यूचर वाला भी डाल लें तो आगे फ्यूचर में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। साहब आपका बहुत शुक्रिया, फैसल इकबाल खान साहब आपको बहुत शुक्रिया, मामून साहब आपको शुक्रिया। नाजरीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने जो तजावीज़ थी, सिफारिशात थी, आज सुनी और बहुत अच्छी डिस्कशन थी आज की। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारा ईमेल नंबर मौजूद है, फ़ोन नंबर मौजूद है। अगर आपका कोई टैक्स का मसाइल है, कोई आपके पास ऐसा कोई इशू है जिसको आप उठाना चाहते हैं, कोई मालूमात चाहते हैं, हमारे टैक्स एक्सपर्ट के फ़ोन नंबर अपने हमारे स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप उनको फ़ोन कर सकते हैं, कॉल के ज़रिए फ्री तजवीज़ ले सकते हैं किसी भी हवाले से। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अय्यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।